नमस्कार। नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। आजकल चर्चा में है क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जी। तो हमारे पास उनके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ लेख है और अहम बात, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जिसमें वो जज थे। हाँ, बिल्कुल। तो सोचा कि आज इन्हीं स्रोतों को थोड़ा गहराई से देखते हैं, है ना? सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस रेड्डी का न्यायिक करियर कैसा रहा, उनकी सोच क्या झलकती है इन सब से। बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से आप कह सकते हैं निचोड़ निकालें उनके करियर की यात्रा, और खासकर एक जो बहुत चर्चित मामला रहा उसमें उनके क्या विचार थे, उसकी एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जस्टिस रेड्डी का जन्म जुलाई 1946 में हुआ। जी। तब के आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना है, उसके रंगारेड्डी जिले में। और पृष्ठभूमि अहम है, एक किसान परिवार की थी। हाँ, ये जानना जरूरी है। और फिर पढ़ाई हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में उन्होंने कानून की डिग्री ली। अच्छा। इसके बाद का सफर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू की, फिर सरकारी वकील भी रहे और फिर 1995 में वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने। हाँ, तो ये एक तरह से मतलब न्यायिक करियर का एक सॉलिड बेस बना। हाँ, बिल्कुल। यहीं से उनकी जज के तौर पर यात्रा शुरू हुई। लेकिन ये सिर्फ पदों की गिनती नहीं है, यहाँ से उनके अनुभव का जो दायरा है वो बढ़ना शुरू हुआ असल में। बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए, जो रास्ता है उनका, ये एक तरह का स्थापित न्यायिक मार्ग दिखाता है। मतलब राज्य स्तर से शुरू होकर फिर राष्ट्रीय स्तर तक जाना। हाँ, जिसे 2005 में वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और फिर जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट, जी। तो ये जो पूरा समय है संवैधानिक अदालतों में, 16 साल से भी ज्यादा का समय, यह अनुभव बहुत मायने रखता है, जाहिर है। बिल्कुल। और देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी, जो कि जुलाई 2011 में हुआ, वो सक्रिय रहे। जैसे गोवा के पहले लोकायुक्त बने वो। हाँ, ये भी एक अहम पड़ाव था। हालांकि वो कार्यकाल थोड़ा छोटा रहा, कुछ ही महीनों बाद उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर भी ये पद स्वीकार करना शायद दिखाता है कि पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी को लेकर उनकी कुछ सोच रही होगी। हाँ, मुमकिन है। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। जैसा आपने कहा, उनके सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल का वो बहुत अहम फैसला, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, जुलाई 2011 का ही मामला है ये भी। हाँ, उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले का। जी बिल्कुल। ये फैसला जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर की बेंच ने दिया था। अच्छा, मामला क्या था, थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, तो मामला जुड़ा था छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हिंसा चल रही थी उसकी पृष्ठभूमि से, और राज्य सरकार एक अभियान चला रही थी सलवा जुडूम नाम से। हाँ, सुना है इसके बारे में, काफी विवादित रहा। बहुत ज्यादा। तो याचिकाकर्ता थे इसमें समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और पूर्व नौकरशाह EAS शर्मा, और इन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन के बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। अच्छा, तो इसमें सबसे तीखी बात या सबसे अहम मुद्दा क्या था जिसे कोर्ट ने पकड़ा? देखिए, सबसे अहम और विवादास्पद मुद्दा जो कोर्ट ने उठाया वो था राज्य सरकार का कम पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO बनाना, जिन्हें कोया कमांडो भी कहा जाता था। हाँ। और उनको हथियार देना, उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना। अदालत ने इसे सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के असंवैधानिक करार दिया। असंवैधानिक मतलब किस आधार पर? आधार था संविधान का मूल ढांचा। कोर्ट का कहना था कि आप अनुभवहीन, कम प्रशिक्षित युवाओं को इस तरह हथियार देकर खतरनाक ऑपरेशंस में नहीं झोंक सकते। ये उनके जीवन के अधिकार, अनुच्छेद 21, और कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और ये सिर्फ एक कानूनी नुक्ता नहीं था, कोर्ट ने इसके सामाजिक आयामों पर भी बहुत जोर दिया। अच्छा, जैसे फैसले की भाषा, वो बहुत सख्त थी, बहुत मुखर थी। इसमें राज्य की नीतियों की तीखी आलोचना की गई, खासकर इस बात की कि राज्य जो है वो समस्या को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देख रहा है। जबकि कोर्ट ने कहा कि हिंसा की जड़ें गहरी हैं, वो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी में है, संसाधनों के अन्यायपूर्ण बंटवारे में है, और इस नजरिए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत गहरी बात कह दी कोर्ट ने। और सुनिए, इससे भी आगे बढ़कर कोर्ट ने राज्य की कार्रवाइयों की तुलना करने के लिए जोसेफ कॉनराड के मशहूर उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस का हवाला दिया। क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हार्ट ऑफ डार्कनेस का जिक्र?
ये तो सच में असाधारण है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कोर्ट सिर्फ कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं रह रहा था, बल्कि वो नैतिक और दार्शनिक सवाल भी उठा रहा था राज्य की शक्ति के इस्तेमाल पर, और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का गंभीर उल्लंघन माना गया। तो ये तो ही आलोचना। हाँ। लेकिन क्या कोर्ट ने सिर्फ आलोचना की या कुछ ठोस कदम उठाने के आदेश भी दिए? नहीं, सिर्फ आलोचना नहीं, बिल्कुल ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने फौरन आदेश दिया कि एसपीओस को काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि माओवादी विरोधी अभियानों में इस्तेमाल करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। तत्काल रोक? जी। उनके हथियार वापस लेने को कहा। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि सलवा जुडुम जैसे किसी भी हथियारबंद गैर सरकारी समूह को राज्य का किसी भी तरह का समर्थन, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, बंद किया जाए। अच्छा, मतलब सलवा जुडुम पर भी सीधी टिप्पणी? हाँ, सीधी। और इसके अलावा कुछ गांवों में जो हिंसा की घटनाएं हुई थी और स्वामी अग्निवेश पर एक हमला हुआ था, उसकी सीबीआई जांच का भी आदेश दिया कोर्ट ने। यानी काफी कड़े निर्देश थे। बहुत। ये फैसला बहुत दूरगामी महत्व का माना जाता है मानवाधिकार और संवैधानिक कानून के लिहाज से। तो अगर हम इन सब जानकारियों को, मतलब उनके पूरे करियर को और इस एक फैसले को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है ना? जी, बिल्कुल। एक तरफ तो उनका एक लंबा, जिसे कह सकते हैं स्थापित न्यायिक करियर है, विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ। और दूसरी तरफ नंदिनी सुंदर जैसे बेहद संवेदनशील और जटिल मामले में मानवाधिकारों, कानून के शासन की जो सीमाएं हैं, उन पर एक बहुत मजबूत, बहुत मुखर और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा गैर परंपरागत स्टैंड भी। हाँ, ये जो तालमेल है, या शायद आप कहें विरोधाभास, यही दिलचस्प है कि एक पारंपरिक न्यायिक रास्ते से ऊपर आए जज का इतने मुश्किल और राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मुद्दे पर इतना स्पष्ट और दृढ़ रुख लेना, और वो भी किसके पक्ष में? हाशिए पर मौजूद आदिवासी समुदायों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में। सही। तो ये फैसला सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं है, ये उसके पीछे छुपा हुआ सामाजिक आर्थिक यथार्थ है, जो जमीनी हकीकत है, खासकर उन समुदायों के नजरिए से जो संघर्ष के बीच जी रहे हैं, उसको समझने की एक गहरी कोशिश दिखाता है। तो आज हमने कोशिश की न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी के सफर और उनके इस एक बेहद चर्चित फैसले की अलग अलग परतों को खोलने की। जी। उनका लंबा न्यायिक अनुभव और साथ ही मानवाधिकारों पर उनका ये जो जोर है, वो साफ नजर आता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि संवैधानिक सीमाओं की ये समझ और संघर्षों के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की इतनी गहरी पकड़, जैसा कि इस नंदिनी सुंदर वाले फैसले में हमें दिखाई देती है, ये समझ उपराष्ट्रपति जैसे इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नजरिए को, उनके कामकाज को कैसे प्रभावित कर सकती है? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि ये पद विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज से भी नजदीकी से जुड़ा होता है। जी। तो इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। आपसे फिर मुलाकात होगी। अलविदा। अलविदा।